हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो है डेटाबेस कंसेप्ट। बच्चों, लास्ट वीडियो जितनी भी थी उनमें हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था वर्किंग विथ नमपाई। बट हमने जो सीबीएसई की वेबसाइट देखी और जो हमने सिलेबस देखा है उसके अकॉर्डिंगली जो नमपाई है वो अब आउट ऑफ कोर्स हो गया है, वो कोर्स से हटा दिया गया है बच्चों। तो जो आपको जो कंपलसरी चैप्टर्स हैं उसमें से एक चैप्टर है आपका माई एसक्यूएल, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माई एसक्यूएल है, डेटाबेस है। तो हम इसलिए डेटाबेस स्टार्ट भी कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कोर्स से नहीं हटा है और ना ही आगे हटेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है। डेटाबेस कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। इससे पहले कुछ बेसिक डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहूँगा। जैसे सबसे पहला है बच्चों कि व्हाट इज अ डेटा, डेटा होता क्या है। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट में बात कर रहा हूँ, मतलब कह लीजिए कि 11th क्लास का बेसिक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज डेटा, डेटा होता क्या है। डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन की जो नीड होती है वो होती है टू कलेक्ट डेटा। सबसे पहले हमारा जो बेसिक मोटिव होता है वो ये होता है कि हम डेटा इकट्ठा करें। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैसे होती, क्या क्या डेटा रिक्वायरमेंट है, उसके एम्प्लॉय का डेटा, उसके कस्टमर्स का डेटा, ये सारा डेटा कहलाता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो भी आप चीज़ें इकट्ठी करते हो ताकि वो सॉफ्टवेयर में यूज हो सके वो डेटा कहलाता है। जब आप उस डेटा की प्रोसेसिंग करते हो, प्रोसेस्ड डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। बच्चों, जब भी डेटा की प्रोसेसिंग हो जाती है, जब डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है तो उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है बच्चों। इंफॉर्मेशन या फिर हम कहेंगे इट इज आल्सो नोन एज रिकॉर्ड स्टोर्ड इन डेटाबेस। ये रिकॉर्ड, ये जो इंफॉर्मेशन है उसे फिर आप कहाँ स्टोर करते हो, डेटाबेस में स्टोर करते हो। तो बच्चों, व्हाट इज डेटाबेस, डेटा तो हमने सीख लिया क्या होता है। अब डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस के बारे में कहें तो डेटाबेस इज लाइक अ कंटेनर, ये एक कंटेनर की तरह है विच कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स या फिर हम कहेंगे इंफॉर्मेशन stored in a particular manner, कह लीजिए या पैटर्न कह लीजिए। जब भी आप रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हो कंटेनर, एक मेमोरी में, एक पर्टिकुलर तरीके से, एक पर्टिकुलर मैनर से, एक पर्टिकुलर पैटर्न से आप जब डेटा को स्टोर करते हो, इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड को स्टोर करते हो, तो वो जगह जहाँ पे आपने स्टोर किया है वो डेटाबेस कहलाती है बच्चों। अब ये डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स हैं, जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की है, उसमें कई सारे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे टू स्टोर द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को स्टोर करना, टू मैनिपुलेट विथ द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स के साथ बदलाव करना, टू रिमूव द रिकॉर्ड, किसी रिकॉर्ड को रिमूव कर देना, टू रिमूव द डेटाबेस। ये सब चीजें, ये सारे मेंटेनेंस के काम करता है DBMS। बच्चों, DBMS का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है बच्चों जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है।
मैनेज करने से मतलब है कि अगर आपको कोई नया रिकॉर्ड डेटाबेस में स्टोर करना है तो उसके लिए आपको हेल्प करेगा DBMS। अगर आपको किसी ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा में बदलाव करना है, चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए भी आपको DBMS हेल्प करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प करेगा। अगर आपको किसी रिकॉर्ड को रिमूव करना है फ्रॉम द डेटाबेस तो भी आपको DBMS हेल्प करेगा। अगर आपको पूरा का पूरा डेटाबेस या डेटाबेस में स्टोर्ड रिकॉर्ड्स को अगर परमानेंटली रिमूव करना है तो भी आपको DBMS उसमें हेल्प करता है। तो DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है टू मैनेज द डेटाबेस। तो बच्चों ये DBMS की डेफिनेशन हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी आप DBMS का यूज करते हो तो उसके कुछ फीचर्स या कह लें एडवांटेजेस ऑफ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो फीचर है दैट इज डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है बच्चों रिपीटिशन। तो हम ये कह लें कि DBMS हेल्प्स टू रिमूव डेटा रिडंडेंसी। ये डेटा रिडंडेंसी यानी डेटा के रिपीटिशन को हटाता है। कोई भी दो रिकॉर्ड किसी भी डेटाबेस में एक साथ स्टोर नहीं किए जा सकते। ये आपको एक एरर दे देगा अगर आप DBMS का यूज करते हो। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी, पहला फीचर या पहला एडवांटेज है। वैसे ही जो नेक्स्ट एडवांटेज है दैट इज रिमूव्स डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करता है। मतलब जब भी आप डेटाबेस में स्टोर रिकॉर्ड्स को फेच करना चाहते हो, उसकी डिमांड करते हो, तो वो डेटा रुक रुक के नहीं आना चाहिए। पूरा का पूरा डेटा, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक साथ यूजर के सामने डिस्प्ले हो जाना चाहिए। इसके लिए कौन हेल्प करता है? DBMS। DBMS हेल्प्स टू रिमूव डेटा इनकंसिस्टेंसी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है दैट मीन्स इट हेल्प्स इन डेटा शेयरिंग। ये डेटा की शेयरिंग में हेल्प करता है। जो भी डेटा या जो भी रिकॉर्ड, जो इंफॉर्मेशन आपने डेटाबेस में स्टोर करके रखी है, अगर आप चाहें तो वो किसी और के साथ, किसी यूज़र के साथ डेटा को शेयर किया जा सकता है बच्चों। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि इट प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप DBMS का यूज करते हैं तो ऑब्वियसली जो आपका डेटा होगा वो डेटा सिक्योर रहेगा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और है बच्चों दैट इज डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है बच्चा डेटा को इकट्ठा रखना, एक साथ रखना, तभी तो डेटा कंसिस्टेंट वे में यूजर के पास पहुंचेगा। हर डेटा, एक इंफॉर्मेशन, किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन एक साथ एक जगह स्टोर की जाती है ताकि डेटा कंसिस्टेंट वे में यूजर के सामने मिले। बच्चों DBMS जितनी भी हमें ये फीचर्स या जो भी हमें प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, वो सारी प्रॉपर्टीज के लिए वो कुछ मॉडल्स को फॉलो करता है जिन्हें हम डेटाबेस मॉडल्स कहते हैं बच्चों। डेटाबेस मॉडल यानी कि हम जो बात कर रहे थे कि डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके, एक पैटर्न, एक मैनर में स्टोर किए जाते हैं। वो पैटर्न ही डेटाबेस मॉडल कहलाते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर आपके साथ डेटाबेस मॉडल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। डेटाबेस मॉडल्स हम बात कर रहे हैं बच्चों डेटाबेस मॉडल्स की।
तो डेटाबेस मॉडल में सबसे पहला आता है बच्चों रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो मिलेगा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस में डेटा या रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है बच्चों, और वो पैटर्न में सबसे पहला जो पैटर्न है दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में द रिकॉर्ड्स आर stored in the form of table। टेबल के फॉर्म में रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है बच्चों। टेबल आर ऑल्सो नोन एज रिलेशन। टेबल को क्या बोला जाता है बच्चों? टेबल को बोला जाता है रिलेशन। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में जो भी रिकॉर्ड आप स्टोर करते हो वो टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है बच्चों। टेबल को हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में टेबल को हम रिलेशन के नाम से जानते हैं बच्चों। रिलेशन टेबल जो कि दो चीजों से मिलकर बनता है। टेबल इज मेड अप ऑफ रोज which are also known as tuple and columns which are also known as attributes। तो बच्चों टेबल जिसे रिलेशन बोला जाता है वो दो चीजों से मिलकर बना है, रोज और कॉलम्स। रोज को बोला जाता है टपल और कॉलम्स को बोला जाता है एट्रीब्यूट। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में द रिकॉर्ड्स, द डेटा, द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। Tables are also known as relation. Relation made up of two things, rows and columns. Rows are also known as tuple. Columns are also known as attribute। तो ये बच्चों सबसे पहला डेटाबेस मॉडल है आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट डेटाबेस मॉडल है वो है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। तो बच्चों नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड एट रैंडम। डेटाबेस में जो भी रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं वो रैंडमली कहीं पर भी स्टोर हो सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में स्टोर हो जाएंगे वो मेमोरी के, बट ईच डेटा कह लीजिए या रिकॉर्ड कह लीजिए होल्ड्स द लिंक कह लीजिए बच्चों, या फिर एड्रेस ऑफ इट्स नेक्स्ट डेटा। हर डेटा अपने नेक्स्ट डेटा का एक लिंक या एक एड्रेस होल्ड करके रखता है बच्चों, जिसके थ्रू वो उस डेटा तक पहुंच पाएगा। वो लिंक या वो एड्रेस कुछ इस तरीके का दिखेगा बच्चों। मैं आप लोग को एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सपोज ये आपका एक डेटाबेस है, ये एक डेटाबेस है। अगर आपका डेटाबेस डेटा मॉडल कौन सा नेटवर्क डेटा मॉडल को अगर फॉलो कर रहा है तो इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा वो एट रैंडम कहीं भी हो जाएगा। सपोज ये डेटा 1 है, ये डेटा 2 है, ये डेटा 3 है, ये यहाँ कहीं पे डेटा 4 है। हर डेटा जो है वो रैंडमली डेटाबेस में जहाँ उसे मेमोरी खाली मिलेगी वहाँ पर वो स्टोर हो जाएगा। बट यहाँ पर हर डेटा अपने नेक्स्ट डेटा का एक लिंक होल्ड करेगा। जैसे डेटा 1 इज होल्डिंग द लिंक द एड्रेस ऑफ डेटा 2, डेटा 2 इज होल्डिंग द लिंक द एड्रेस ऑफ डेटा 3, डेटा 3 इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ डेटा 4। अगर मान लीजिए डेटा 4 आखिरी डेटा है, ये किसी का लिंक होल्ड नहीं कर रहा है, तो इट विल पॉइंट टू एम्प्टी। एम्प्टी कह लीजिए बच्चों, नल कह लीजिए। ये नल एलिमेंट को पॉइंट करेगा, मतलब ये इसके पास किसी दूसरे डेटा का लिंक नहीं है। ये नेटवर्क डेटाबेस मॉडल कहलाता है बच्चों। इसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज हायरार्किकल डेटाबेस
मॉडल। बच्चों जो नेक्स्ट मॉडल है वो है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। हायरार्की का मतलब होता है बच्चों इन्वर्टेड ट्री। हायरार्की का मतलब होता है इन्वर्टेड ट्री। जैसे ट्री में बच्चों सबसे नीचे रूट होता है, रूट, वही रूट अगर हम पेड़ को उल्टा कर दें तो वही रूट सबसे टॉप पे पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो हायरार्किकल डेटा मॉडल में सबसे पहला डेटा जो होता है उस डेटा को आप रूट डेटा बोलते हो, रूट डेटा कह लीजिए, या इसे लेवल 0 भी बोला जाता है। ये भी नेटवर्क डेटा मॉडल जैसे ही लिंक होल्ड करता है, यानी कि डेटा 1 will hold the link of data 2 and data 3. Data 2 will hold the link, the address of data 4 and data 5. Data 3 can hold the address of data 6 and data 7. तो इस तरीके से बच्चों ये मॉडल वर्क करता है। हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में जो सबसे पहला डेटा होता है उसे रूट डेटा बोला जाता है, रूट एलिमेंट बोला जाता है, और उसे लेवल 0 भी बोला जाता है। ऑब्वियसली जो रूट डेटा होगा इट विल होल्ड द लिंक, द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट टू डेटा, ये लेवल 1 कहलाएंगे। डेटा 2 एंड डेटा 3 आर नोन एज लेवल 1। फिर डेटा 4, 5, 6 एंड 7 ये आपका लेवल 2 कहलाएगा, और ऐसे आगे बढ़ सकता है। बच्चों इस टाइप का जो मॉडल है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, ये आपने हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल ये आप अपने कंप्यूटर्स में, जो पर्सनल कंप्यूटर होंगे या जो आपके घर पे लैपटॉप्स हैं उनमें आप देखते हो। जब भी आप कोई नया कंप्यूटर या नया लैपटॉप परचेज करते हैं तो आपको वेंडर कहता है कि उसमें जो हार्ड डिस्क है उसके पार्टीशन करने होंगे। तो आपसे पूछता है कि भाई कितने पार्टीशन करने हैं। आपने अपनी हार्ड डिस्क को मान लीजिए 3 पार्टीशंस कर दिए, तो यू हैव अ हार्ड डिस्क having 3 partitions, C drive, D drive, E drive, और C ड्राइव में या D ड्राइव में आपके कुछ और फोल्डर हैं, सपोज मूवीज और म्यूजिक, और मूवीज में भी यू हैव इंग्लिश मूवी एंड यू हैव हिंदी मूवी, म्यूजिक में भी यू हैव इंग्लिश, यू हैव हिंदी। तो ये जो स्ट्रक्चर आप यूज करते हो अपने लैपटॉप में, अपने अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में, ये पूरा स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड है? हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। तो ये कुछ डेटाबेस मॉडल्स हैं बच्चों जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम पढ़ेंगे MySQL में वो आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होगा। तो हमने पढ़ा डेटाबेस मॉडल 3 प्रकार के होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल और हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं। रिलेशन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, रोज और कॉलम्स। रोज को हम टपल्स बोलते हैं, कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में जो रिकॉर्ड होंगे वो एट रैंडम कहीं पर भी डेटाबेस में स्टोर किए जा सकते हैं, पर हर डेटा अपने नेक्स्ट डेटा का एड्रेस या लिंक होल्ड करेगा। इस तरीके का आप डायग्राम भी एग्जाम में बना सकते हो। फिर हम आते हैं हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। हायरार्की का मतलब होता है इन्वर्टेड ट्री। जैसे ट्री में सबसे नीचे की तरफ रूट होता है, रूट को अगर ऊपर कर दिया जाए तो वो हायरार्की या इन्वर्टेड ट्री बन जाएगा। सबसे पहला डेटा जो होगा वो रूट डेटा कहलाता है। रूट डेटा को हम लेवल 0 भी बोलते हैं। सबसे ऊपर जो डेटा होगा वो लेवल 0, उसके नीचे जो 2 डेटा आपको मिल रहे हैं, डेटा 2 और डेटा 3, वो लेवल 1 कहलाएंगे, एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता जाएगा बच्चों। तो ये है बच्चों डेटा मॉडल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस मॉडल्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द टर्मिनोलॉजीज। जो टर्म हम डेटाबेस में यूज करेंगे वो सारे टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों डेटा बेस
टर्मिनोलॉजीज। बच्चों इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन होता क्या है बच्चों? तो इसके बारे में आपने पढ़ा था कि रिलेशन आर आल्सो नोन एज टेबल। रिलेशन को क्या बोला जाता है? द टेबल्स। फिर उसके बाद व्हाट आर टपल्स? टपल्स यानी कि रोज। फिर आता है व्हाट आर एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? तो आप लिखेंगे एट्रीब्यूट्स आर आल्सो नोन एज कॉलम्स। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों व्हाट इज डोमेन? ये आपके लिए नया है। डोमेन, डोमेन का मतलब होता है बच्चों द पूल ऑफ वैल्यूज इन एन एट्रीब्यूट। किसी भी एट्रीब्यूट या किसी भी कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब मिलकर क्या कहलाती हैं? डोमेन कहलाती हैं। सपोज आपने एक टेबल बनाया है जिसमें आपने मोबाइल नंबर यूजर से मांगे हैं। यूजर जितने भी मोबाइल नंबर डालेंगे ये सब क्या कहलाएंगे? डोमेन। द पूल ऑफ वैल्यूज इन एन एट्रीब्यूट इज नोन एज डोमेन। बच्चों डोमेन के बाद नेक्स्ट आता है डिग्री। डिग्री क्या होता है? किसी भी टेबल में, किसी भी रिलेशन में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है बच्चों। डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ रिलेशन। किसी भी रिलेशन या किसी भी टेबल में कितने कॉलम या कितने एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या कहलाएगा? डिग्री। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसमें 4 कॉलम हैं तो जो डिग्री होगी इस टेबल की वो 4 होगी। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी जैसे डिग्री को हम बोलते हैं नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन, वैसे ही कार्डिनैलिटी को हम बोलेंगे नंबर ऑफ टपल्स यानी कि रोज इन अ रिलेशन। किसी भी रिलेशन, किसी भी टेबल में कितनी रोज हैं, कितने रोज हैं, कितने टपल्स हैं वो उसकी कार्डिनैलिटी कहलाती है बच्चों। कार्डिनैलिटी के बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज व्यू। अगला पॉइंट जो है दैट इज व्यू। व्हाट इज व्यू? व्यू का मतलब होता है टू डिस्प्ले द पार्ट of table from actual physical table। किसी भी एक्चुअल फिजिकल टेबल का एक पार्ट डिस्प्ले कराना व्यू कहलाता है बच्चों। जैसे सपोज हमारे पास ये जो डेटा है मान लीजिए वो एम्प्लॉइज का है। एम्प्लॉइज का डेटा है जिसमें उनका मोबाइल नंबर है, उनका नाम है, उनकी सैलरी है, उनका एड्रेस है। मान लीजिए कि आपको पूरा का पूरा टेबल नहीं देखना है, आपको सिर्फ एम्प्लॉय के नाम और उनकी सैलरी देखनी है। तो आपको पूरा टेबल नहीं देखना, उसका एक पार्ट देखना है, उसका एक हिस्सा देखना है, तो वो व्यू कहलाता है बच्चों। व्यू के लिए हम सिलेक्ट की क्वेरी का यूज करते हैं, वो हम आगे प्रैक्टिकल में सीखेंगे बच्चों। व्यू का मतलब होता है टू डिस्प्ले अ पार्ट ऑफ अ टेबल ऑफ अ रिलेशन फ्रॉम एक्चुअल फिजिकल टेबल, फ्रॉम एक्चुअल फिजिकल रिलेशन। जो एक्चुअल में आपका टेबल बना है उसका एक पार्ट व्यू करना, देखना, डिस्प्ले करना व्यू कहलाता है बच्चों। तो व्यू के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आप यूज करेंगे बच्चों। इसके अलावा टर्मिनोलॉजीज में कीज भी आती हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहला है बच्चों प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है बच्चों? प्राइमरी की का मतलब होता है, प्राइमरी की आपके एट्रीब्यूट आपके टेबल का, आपके रिलेशन का एक ऐसा कॉलम होगा जो रिलेशन के बाकी रिकॉर्ड्स को पहचानने में हेल्प करेगा बच्चों। प्राइमरी की को कहा जाता है
set of one or more attribute, एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स का ग्रुप used to uniquely identify other records of table। किसी भी टेबल के दूसरे रिकॉर्ड्स को पहचानने में जो कॉलम हेल्प कर रहा है वो कॉलम प्राइमरी की कहलाएगा बच्चों। इसका एक एग्जांपल देखिए, अगर हम पढ़ें तो जैसे मान लीजिए कि आप डोमिनोज शॉप में एंटर करते हैं। डोमिनोज वाले को जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो डोमिनोज वाला आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगता है बच्चों। जब वो मोबाइल नंबर अपने सिस्टम पे डालता है, उस सॉफ्टवेयर में डालता है, तो आपकी सारी की सारी डिटेल्स उसके पास आ जाती है। मतलब डोमिनोज वाले आपका मोबाइल नंबर वाला जो कॉलम है उसे प्राइमरी की बनाकर चल रहे हैं। प्राइमरी की उनके टेबल का एक ऐसा कॉलम होगा जो टेबल के बाकी रिकॉर्ड्स को पहचानने में हेल्प करेगा। बच्चों जब आप अपना रिजल्ट 12th का रिजल्ट देखेंगे तो 12th के रिजल्ट में भी जब आप अपना रोल नंबर डालेंगे तब वो आपको आपका पूरा रिजल्ट जनरेट करके देगा। मतलब बोर्ड वालों के लिए रोल नंबर उनके लिए प्राइमरी की है। तो बच्चों ये है प्राइमरी की। प्राइमरी की के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज कैंडिडेट की। attributes which are capable to become primary। ऐसे कॉलम्स टेबल के रिलेशन के ऐसे एट्रीब्यूट्स जो प्राइमरी की बन सकते हैं। जो प्राइमरी की आप उसी कॉलम को बनाओगे जिसके रिकॉर्ड्स यूनिक हों। ऑब्वियसली डोमिनोज वालों के लिए आपका मोबाइल नंबर प्राइमरी की है। मतलब मोबाइल नंबर हर किसी का अलग अलग होता है, यूनिक होता है। बोर्ड वालों के लिए आपका रोल नंबर प्राइमरी की है। क्यों? क्योंकि रोल नंबर किसी दो लोगों का सेम नहीं हो सकता। तो ऐसे कॉलम्स जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं वो कॉलम्स कैंडिडेट की कहलाते हैं। बच्चों सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे सीबीएसई बोर्ड का अगर एक टेबल बना होगा, एक रिलेशन बना होगा जिसमें स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, एनरोलमेंट नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा। तो बच्चों एनरोलमेंट नंबर वाला कॉलम, रोल नंबर वाला कॉलम, मोबाइल नंबर वाला कॉलम, ये सब कैंडिडेट की कहलाएंगे क्योंकि उनमें वो कैपेबिलिटी है, उनके रिकॉर्ड्स यूनिक हैं। तो वो प्राइमरी की बन सकते हैं तीनों, इसलिए वो कैंडिडेट की कहलाएंगे। उनमें से कोई एक प्राइमरी की बन जाएगा, जैसे रोल नंबर प्राइमरी की बन गया, तो जो दो कैंडिडेट की बच गई जो प्राइमरी की नहीं बन पाई वो ऑल्टरनेट की कहलाएंगी। ऑल्टरनेट की क्या कहलाएंगी? ऑल्टरनेट की का मतलब होता है कैंडिडेट कीज which are not primary की। वह सारी कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं बन पाई वो सारी कीज ऑल्टरनेट कीज कहलाएंगी बच्चों। ऑल्टरनेट की के बाद लास्ट आता है फॉरेन की। बच्चों फॉरेन की को एक और नाम से जाना जाता है दैट इज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। बच्चों फॉरेन की वहां यूज किया जाता है जहां पर आपको दो डिफरेंट रिलेशन के रिकॉर्ड्स को शेयर करना है। रिलेशन यानी टेबल। मान लीजिए आपके स्कूल में जो स्टाफ है वो दो तरीके का है, टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग। टीचर्स का स्टाफ अलग है, नॉन टीचर्स का स्टाफ अलग है, यानी ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ अपना जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो अपना रिकॉर्ड अलग से एक टेबल, एक रिलेशन में मेंटेन करता है। टीचर्स
भी अपना एक रिकॉर्ड एक अलग टेबल में मेंटेन करते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों टेबल्स को जोड़ने की ज़रूरत पड़ी, ऐड ऑन उनके रिकॉर्ड्स को शेयर करने की ज़रूरत पड़ी, तो उन दोनों टेबल्स में एक ऐसा कॉमन कॉलम होगा जिसकी वजह से वो दोनों टेबल जुड़ेंगे, उनके रिकॉर्ड्स शेयर होंगे, और वो कॉमन कॉलम ही फॉरेन की कहलाएगा। फॉरेन की नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों, किसी दूसरे टेबल की जो एक कॉलम होगा वो फॉरेन की कहलाएगा, जो किसी दूसरे टेबल को रेफर करे और उसके रिकॉर्ड्स को इंटीग्रेट यानी इकट्ठा कर दे, वो फॉरेन की कहलाता है। तो बच्चों ये डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज के कुछ टॉपिक्स हैं, ये एक एक मार्क की डेफिनेशन आ सकती है, रिलेशन, टपल, एट्रीब्यूट, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी, व्यू। और वैसे ही टर्मिनोलॉजीज में ही आपको पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की और फॉरन की। तो ये बच्चों टर्मिनोलॉजीज भी खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं बच्चों बिल्कुल बेसिक की, हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल, माई एसक्यूएल की। तो बच्चों हमने पढ़ा कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस मेमोरी की वो जगह होती है जहाँ पर रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशंस को स्टोर किया जाता है। डेटाबेस को जो रिकॉर्ड उसमें स्टोर किए जाते हैं उनमें बदलाव, उनको मैनेज करने का काम डीबीएमएस का होता है। डीबीएमएस ये सारे मैनेजमेंट के काम एक लैंग्वेज के थ्रू करता है जिसे एसक्यूएल कहा जाता है बच्चों। एसक्यूएल का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बच्चों एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहलाती है। डीबीएमएस डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को मैनेज, मेंटेन करने के लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करता है बच्चों। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसमें आपको कमांड्स की जगह क्वेरीज मिलती हैं जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड्स में बदलाव कर सकते हो, आप कोई नया रिकॉर्ड ऐड ऑन कर सकते हो, किसी पुराने रिकॉर्ड को रिमूव कर सकते हो। ये सारे काम डीबीएमएस करता है विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज नोन एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में जितने भी कमांड्स होते हैं दे आर सब डिवाइडेड, कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं बच्चों, जिसमें सबसे पहला आता है DDL। बच्चों DDL का पूरा नाम होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर वैसे ही होता है बच्चों DML। DML का पूरा नाम होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फिर वैसे ही इसमें आगे आता है TCL यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और वैसे ही लास्ट आता है डेटा डिक्शनरी। तो बच्चों एसक्यूएल में जितने भी कमांड्स हैं इन कमांड्स का यूज डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है, डेटाबेस में स्टोर रिकॉर्ड्स के साथ मैनिपुलेट या उन्हें मैनेज करने के लिए। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की जो कमांड्स हैं वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। दे आर बेसिकली ऑफ 3 पार्ट्स। ये 3 शुरू के जो पार्ट हैं ये कमांड्स के ही हैं, जिसमें पहला है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर आपको किसी भी टेबल रिलेशन को डिफाइन करना, रिलेशन यानी कि किसी टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करना हो, या फिर किसी टेबल को टोटली मेमोरी से, डेटाबेस से रिमूव करना हो, तो आप DDL का यूज करते हो बच्चों। DDL में जो कमांड्स आते हैं वो आता है क्रिएट कमांड से आप एक नया रिलेशन, एक नया टेबल क्रिएट करते हो बच्चों। फिर अगर उस टेबल के स्ट्रक्चर में आपको बदलाव करना है, जैसे कोई नया कॉलम बाद में जोड़ना हो, कॉलम का नाम बदलना हो, कॉलम का डेटा टाइप बदलना हो,
तो आप ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। और अगर आपको टेबल या रिलेशन को मेमोरी से रिमूव करना हो तो आप ड्रॉप कमांड का यूज करोगे। तो बच्चों ये जो 3 कमांड हैं ये टेबल के स्ट्रक्चर के साथ डील करते हैं। टेबल के स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव ये 3 कमांड करेंगे जो कि किसके अंदर आते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। वैसे ही बच्चों डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जैसे टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव डीडीएल करता है, वैसे ही रिकॉर्ड्स में चेंजेस टेबल या रिलेशन के अंदर स्टोर्ड रिकॉर्ड्स में जो बदलाव करता है वो है डीएमएल। यानी कि अगर आपको कोई नया रिकॉर्ड स्टोर करना है तो आप इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। अगर आपको टेबल के रिकॉर्ड्स को देखना है, व्यू करना है, तो आप सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। अगर आपको रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करना है, उसमें कोई बदलाव करना है, तो आप अपडेट कमांड का यूज करेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डेटाबेस टेबल से या रिलेशन से रिमूव करना है तो आप डिलीट कमांड का यूज करेंगे। तो बच्चों ये चारों कमांड डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आते हैं। डेटा या रिकॉर्ड्स में कोई भी बदलाव करना हो तो आप डीएमएल का यूज करेंगे। टेबल या रिलेशन के स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव करना हो तो आप डीडीएल का यूज करेंगे। वैसे ही आता है बच्चों टीसीएल यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो, चाहे आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हो या आप अपना एटीएम कार्ड यूज करते हो, आप कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो, वो सब कंट्रोल TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज करती है। इसके भी कुछ कमांड हैं, जैसे कोई नया ट्रांजैक्शन शुरू करना हो तो बिगिन लिखा जाता है, बिगिन या स्टार्ट। अगर कोई ट्रांजैक्शन की शुरुआत होती है तो बिगिन या स्टार्ट लिखा जाता है। अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन के जो स्टेप्स होते हैं उनको सेव करना है तो सेव पॉइंट कमांड का यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो ट्रांजैक्शन में आप स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो स्टेप्स अगर आपको डिस्कार्ड करने हैं, रिमूव करने हैं, कुछ गलत हो गया आपसे, तो आप यूज करेंगे रोल बैक कमांड का। और मान लीजिए अगर आपका ट्रांजैक्शन परमानेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, तो ट्रांजैक्शन के द्वारा किए गए चेंजेस को परमानेंटली सेव करने के लिए हमारे पास कमिट कमांड होता है बच्चों। तो ये कुछ कमांड्स हैं TCL के, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के। वैसे ही हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के जो कमांड्स हैं वो 3 पार्ट में बटे हुए हैं, DDL, DML और TCL। वैसे ही अगर हम डेटा डिक्शनरी की बात करें तो डेटा डिक्शनरी स्टोर्स द मेटा डेटा। डेटा डिक्शनरी मेटा डेटा को स्टोर करता है बच्चों। अब ये मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। किसी भी रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन मेटा डेटा कहलाती है बच्चों। सपोज इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में कोई भी फाइल स्टोर करते हो, सपोज आपने एक म्यूजिक फाइल स्टोर की बच्चों, म्यूजिक फाइल पे जब आप क्लिक करते हो, राइट क्लिक, तो और उसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे तो वो प्रॉपर्टीज जब आपको बताएगा तो उसमें ये बताएगा कि वो जो म्यूजिक फाइल है वो कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रही है, म्यूजिक फाइल कब स्टोर की गई, म्यूजिक फाइल का फॉर्मेट क्या है, म्यूजिक फाइल का पाथ क्या है, ये सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टीज में आपको बताई जाती है वो मेटा डेटा कहलाती है। यानी इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा स्टोर, वो म्यूजिक फाइल आपका डेटा है और उसकी सारी प्रॉपर्टीज इंफॉर्मेशन है, वो मेटा डेटा कहलाती है, जो कि कहाँ स्टोर की जाती है? डेटा डिक्शनरी में। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का एक बेसिक कंसेप्ट था। हमने ये पढ़ा कि डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है, रिकॉर्ड्स में कोई भी मैनिपुलेशन या
कोई भी मैनेजमेंट करना हो तो उसके लिए DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया जाता है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का टू मैनिपुलेट विद द रिकॉर्ड्स, टू मैनिपुलेट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के जितने भी कमांड्स हैं वो टोटल 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, DDL, DML और TCL। ये कमांड्स भी लिखे हुए हैं बच्चों, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप जो कि DDL के अंदर आते हैं, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट जो कि DML के अंदर आते हैं, बिगिन, सेव पॉइंट, रोल बैक, कमिट जो कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर आते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है इन रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन जो कि मेटा डेटा कहलाती है, और वो मेटा डेटा स्टोर होता है डेटा डिक्शनरी। तो बच्चों आज का जितना भी जो वीडियो शूट किया गया है इसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझाए हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को प्रैक्टिकली भी शुरू करेंगे, इसके कमांड्स, डेटा टाइप, वेरिएबल, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे।